जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अंडर स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और ये सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है सीटेट में प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलते हैं। सब लोग जीन पियाजे, वाई गोट्स की और इन सभी को लगातार पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनको सब लोग छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है बहुत ही सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अधिगम क्या होता है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम अधिगम क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और एक कहीं ना कहीं जो है सीटेट के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, या किसी भी स्टेट का जो है टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। यानी लर्निंग, यानी ये अधिगम। अब ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस परिभाषा को लगाइए, क्योंकि ये परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट या टीचिंग का जिसमें ये पॉइंट ना पूछा जाए। अधिगम होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, अधिगम होता क्या है। तो अधिगम जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। इस चीज को ध्यान देना। अधिगम तभी कहलाएगा जब अस्थायी परिवर्तन हो। अगर अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है तो कोई अधिगम नहीं होता है। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। आगे लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, यानी जो अधिगम होता है उसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। हर एक लाइन जो इसमें लिखा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी सीखता है, जब शिशु बाहर आता है तब भी सीखता है, जब मरने तक वो क्या करता है, सीखता रहता है। जैसे जब बच्चा गर्भ में रहता है, सब लोग कहते हैं जिस प्रकार मम्मी पापा की जो है बिहेवियर रहेगा, जिस प्रकार मम्मी की मेंटल एबिलिटी रहेगी, ठीक उसी प्रकार बच्चे का जो है विकास होगा। और जब बच्चा जन्म ले लेगा, जिस वातावरण में रहेगा, तो जैसा उसका वातावरण रहेगा उसी प्रकार उसका विकास होगा। यानी अगर हिंदू परिवार का बच्चा है तो हिंदू जैसा रहेगा, मुस्लिम परिवार का तो मुस्लिम जैसा। यानी जिस समाज में बच्चा रहेगा बिल्कुल उसी प्रकार से वह क्या करेगा, सीखेगा, अधिगम करेगा। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी बच्चा जो है, या अधिगम क्या है, एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है। यानी जैसे समाज में प्रक्रिया है, जिस जिस समाज में बच्चा रहेगा ठीक उसी प्रकार उसका जो है अधिगम होगा। हिंदी भाषी में है तो हिंदी भाषा का विकास होगा, इंग्लिश भाषा में है तो इंग्लिश भाषा का विकास होगा, उर्दू भाषा में तो उर्दू भाषा का विकास होगा। सीखना अनुकूल की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया यानी अडॉप्टेशन है। अब सीखना जो है इसलिए अनुकूलन है, यदि सीख रहे हो, यानी जैसे कोई बच्चा है वह कोई भी काम किया और वो अच्छा काम कर दिया, खोज का काम कर दिया, तो उसको पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगा। जहाँ से सब लोग आएंगे उसको जो है शाबाशी देंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो अनुकूल की भावना होगी तो उसको और बढ़िया से करने का प्रयास करेगा, उसमें और चीज़ सीखेगा। लेकिन अगर कोई काम ऐसा कर दिया जो सामाजिक रूप से नैतिक नहीं, यानी अनैतिक है, तो बच्चा जो उसके को जो है तब उसको बच्चे को डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, लात पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो वह बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, छोड़ देगा, नहीं सीखेगा। सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। अब सार्वभौमिक इसलिए है, अगर कहीं ना कहीं आप सभी लोग जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। अगर रोड पे हो तो बोर्ड लिखा रहेगा, वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। जंगल में जा रहे हो वहाँ भी बंदर, सब चीज़, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अकेले बैठे हो तब भी मन में एक से एक विचार आएंगे, वहाँ भी सीखने को मिलेगा। किसी के साथ हो वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ दिया तब भी सीखने को मिलेगा, पास आ गया तब भी सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलता ही रहता है। इसलिए क्या है, सीखना एक सार्वभौमिक है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। अब अगर हमारा मानसिक जो है सही नहीं, यानी मेंटल सही नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। जैसे कोई पागल है, उसको कितना भी सिखा दिया जाए वो कभी नहीं सीखेगा। तो सीखने के लिए कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक होनी चाहिए।
मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, तो वह क्या है, सीख सकता है। आप कोई विद्वान लड़का हो, उसको एक बार पढ़ा देंगे वो तुरंत पढ़ लेगा, सीख जाएगा। और कोई वहीं पागल हो, उसको पढ़ाते रहो, कभी नहीं सीखेगा। तो कहीं ना कहीं सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें लर्नर्स की एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब अधिगम एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया, अब हम कितना भी सिखाते रहें, जब तक आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कभी भी आप सभी लोग सीख नहीं सकते हो। हम भले कितना भी पढ़ाएं, यही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही प्रश्न में आएगा, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, इसको याद कर लो, आप लोग कभी याद नहीं करोगे जब तक जो है अपने अंदर से तैयार नहीं होगे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शंका हो तो जाके PYQ हल कर लो, अधिगम चैप्टर खोल लो, सारे पॉइंट हर एक डिट्टो पॉइंट मिलेंगे, तब आप सभी लोग मस्तिष्क में आएगा हाँ सर जी ठीक पढ़ा रहे हैं। तब क्या करोगे, इस चीज़ को सीखोगे। अगर एक बार मैं बोल दूंगा इसको बच्चा पढ़ लेना, तो धड़ाक से पढ़ लोगे, क्योंकि पूरा क्या है, मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है अधिगम करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसमें अधिगमकर्ता को जो है एक्टिव होना पड़ेगा। और इतना तो आप सभी लोग श्योर रहिए कि जितने भी यहाँ पे टाइप या वीडियो पढ़ेंगे, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे, अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस में एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन जो है होना प्रासंगिक यानी रिलेवेंट है। यानी अगर कोई भी बच्चा गलती नहीं कर रहा है, यानी वह कुछ नहीं सीख रहा है। यानी गलती करना एक अच्छी बात है। अगर बच्चा गलती कर रहा है सीखने में, तो यानी वो बच्चा का मेंटल एबिलिटी ठीक है, बच्चा ठीक से कर रहा है। और अगर वो कुछ सीख नहीं रहा, यानी कोई गलती नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं सीख रहा है। तो सीखना एक प्रकार का क्या है, होना प्रासंगिक बात है। एरर्स होना यानी जो है गलती होना, मिस्टेक होना, मिसकंसेप्शन होना, ये सब जो एक जाहिर सी बात है। यानी अधिगम प्रक्रिया में एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन एक पॉजिटिव वर्ड है। अब जैसे आप सभी लोग अगर क्लास ले रहे हो, किसी बच्चे से पूछे 2 चौके कितना होता, बच्चा बोला 10, तो आप लोग सोचेंगे कहीं ना कहीं इसके गुणा करने में दिक्कत है, इसको पहाड़ा याद नहीं है। तो इससे जो है गलती से पता चलता है बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। तो एरर्स को आप सभी लोग अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कभी भी डांटना नहीं है। अगर उससे गलती हो रहा या तो इसको क्या माना जाता है, एक जो है जाहिर सी बात अधिगम में होगा। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है। यानी जो गलती है यह क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भाग है। अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है। जो गलती होता है, और हमेशा गलती को जो पॉजिटिव वे में लेना है। अगर बच्चा गलती कर रहा है, यानी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। बच्चे की गलती से पता चलता है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया क्या है, तो टीचर उसमें क्या करता है, सुधार कर देता है। आगे, बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताती है। तो बच्चों में जो एरर्स होती है, वयस्कों में जो होती है, उसमें क्या होती है, गुणात्मक भिन्नता पाई जाती है। आगे देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। पहला, स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी जो अधिगम, अगर स्टूडेंट तैयार है बिल्कुल सीखने के लिए, मेंटल एबिलिटी ठीक है, वह जिस एज में है उसी एज के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यह अधिगम को प्रभावित करता है। फिजिकल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे की फिजिकल है, यानी अगर कोई ग्राफ बनाना है और पूरा शरीर सही है, विकलांग नहीं है, तो बच्चा आसानी से कर लेगा, सीख लेगा। मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिक विकास अच्छे से है तो बच्चा जो है अधिगम को सीख पाएगा। इंटरेस्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम दुनिया की चीज़ें आप सभी को दे दें, सिखा दें, सिखाने का प्रयास करें, लेकिन जब तक आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं सिखा सकती। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस लेवल या मेंटल एबिलिटी, अब सीखने के लिए इंटेलिजेंस जो है लेवल होना चाहिए। अब कोई बच्चा दूसरी क्लास में उसको इंटर का मैथ लगवाएंगे तो लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है मेंटल एबिलिटी जो है होनी चाहिए। और इंटेलिजेंस, यानी बच्चे के लेवल के अनुसार, जो जैसे अब ये बच्चा है, इसको 1-2 क्लास में होगा तो इस हिसाब से इसको पढ़ाया जाए। मोटिवेशन लेवल, यानी जो बच्चा, अगर कोई भी बच्चा डिमोटिवेट हो गया
इसका कितना भी आप मोटिवेट कर लो वो सीख ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी जो बच्चों जो है अधिगम को प्रभावित करती है। इमोशन, बच्चों की इमोशन क्या है, क्रोध वाली है, गुस्सा वाली, प्रेम वाली, प्यार वाली, कौन सी है। तो इमोशन भी जो अधिगम को प्रभावित करती है। अब जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा उस टीचर को घृणा रूप से देखता है तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। और बच्चा अगर प्रेम से टीचर से बातें करता, प्रेम से रहता है, टीचर की हर बातों को सुनता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत तेजी से उस चीज को सीखेगा। आप सभी लोग अपने लाइफ में देखे होंगे, हर क्लास में एक बच्चा जो है टीचर का जो फेवरेट होता है, और कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है हाई लेवल का होता है, पढ़ने में ठीक ठाक होता है। आगे, पॉजिटिव इमोशंस, यानी टीचर के प्रति जैसा भाव बच्चा रखेगा उसी प्रकार सीखेगा। अगर पॉजिटिव चीज़ें रखता है तो बच्चा हर चीज़ टीचर की बातें मानेगा, और टीचर कोई बातें समझाएगा तो बच्चा उसको फटाक से पकड़ेगा। वही कहा गया ना, प्यार में जो है नाक की जो है नेकटी भी झुलनी लगती है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आपका जो है इमोशन अच्छा है, आशा अच्छा है, हर्ष में हो, स्नेह भरा है, तो हर चीज़ की उसकी बातें को गेस करोगे। जैसे हमारे खान सर हैं, खान सर अगर अगर कुछ भी बोलते हैं, सब लोग फटा जो उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, बातों को सुनते हैं। हमारे सचिन सर फेवरेट सर हैं, वो भी जो भी बातें बताते हैं बिल्कुल सब लोग सुनते हैं, मानते हैं। निगेटिव मीन्स, जो अगर कहीं ना कहीं बच्चा जो है किसी टीचर के प्रति निगेटिव भाव रखता है, यानी गलत सोच रखता है, तो वह कभी भी जो है, जैसे निगेटिव भाव में डर हो गया, चिंता हो गया, बोरियत हो गया। अब हम क्लास को ले रहे हैं, डर का भाव है आपके अंदर तो कभी नहीं सीख पाओगे। चिंता है, चिंता का भाव विकसित होगा, कभी नहीं सीख पाओगे। बोरियत लग रहा है किसी के क्लास में तो उस क्लास को कभी नहीं सीख पाओगे। कहीं ना कहीं ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। मैच्योरिटी, यानी बच्चे जो है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी होनी चाहिए। अब छोटा बालक है, कुछ कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। अब बड़ा बालक है, कुछ कुछ चीज़ों को आसानी समझ पाएगा। तो मैच्योरिटी भी जो अधिगम को प्रभावित करती है। जो सांस्कृतिक संदर्भ, यानी जो संस्कृति है, जैसे हिंदू भाषा, अगर हिंदू बालक है तो उसको मुस्लिम की शिक्षा दी जाए तो थोड़ा सा उसको अटपट लगेगा, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर वही मुस्लिम बालक हो, उसको हिंदू वाला दिया जाए तो उसको नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संदर्भ भी जो उसको क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। आगे, दूसरा पॉइंट, टीचर से रिलेटेड, यानी टीचर की भी क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, विषय का ज्ञान होना। अब कोई टीचर हो, वह जिस भी विषय का हो उसको उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब अगर उस विषय का उसे ज्ञान नहीं है तो वह जो शिक्षा को दे नहीं पाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान, यानी टीचर को हर बच्चे का कैसी जो है समझ है, कैसी जो उनमें बदलाव है, हर बच्चे में क्या गुण है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे की भावना अलग अलग होती है, तो भावना को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर भावना को समझकर क्लास दिया जा रहा हो तो बच्चा जो आसानी से उसको ग्रहण कर पाएगा, समझ पाएगा। कहीं ना कहीं अगर किसी भी जो है भावना का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में भावना मतलब विचार, अब बच्चे का विचार क्या है, उस चीज को समझ पा रहा कि नहीं। जो चेहरे की रौनक होती है, अगर कहा जाता है चेहरे पर हर चीज झलकता है, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या करना चाहता है, हर चीज चेहरे पर झलकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होना चाहिए। कहीं ना कहीं टीचर को ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ाना है बच्चों के थ्रू हमको पढ़ाना है, यानी बच्चों को सेंटर में रखकर पढ़ाना है। यानी बच्चे की जैसी मेंटल एबिलिटी हो, बच्चा जैसा ग्रहण कर पाता हो, बच्चे जैसे भावना रखते हो, ठीक उसी प्रकार जो हमको ज्ञान देना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होना चाहिए। एक्टिव एंड इंटरेस्ट, अब कोई भी टीचर, कुछ कुछ टीचर को देखोगे आएंगे पढ़ाने और मस्त से नींद में पढ़ाएंगे। हाँ बच्चों पढ़ लो, आज हम ये पढ़ाएंगे, आज हम ये पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों पढ़े। हाँ तो अरे क्या बताऊं, आज मैं नींद में था। हाँ तो पढ़ो बच्चों, किताब निकालो पढ़ो। तो ये क्या है, नींद आ रही है, नींद यानी टीचर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। और ये चीज जानते रहना,
टीचर की सारी चीज़ें जो बच्चा लेता है, और कहीं न कहीं अगर टीचर नींद में है तो बच्चा भी नींद, हाँ सर जी पढ़ाइए, हम भी नींद में हैं, क्या गुरु? तो कहीं न कहीं टीचर को कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब कोई टीचर बिना इंटरेस्ट के पढ़ा रहा, हाँ बच्चों पढ़ लो, 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो बच्चा भी कहेगा हाँ गुरुजी 4 होता है, हाँ गुरुजी 8 होता है। तो अगर टीचर इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ा रहा तो बच्चा भी उस चीज़ को नहीं सीखेगा। तो कहीं न कहीं टीचर को हमेशा एक्टिव होकर पढ़ाना और इंटरेस्ट लेकर। क्योंकि अधिगम तभी हो सकता है जब दोनों लोग एक्टिव हों, यानी टीचर भी और स्टूडेंट भी एक्टिव हो, तभी हो सकता है। आगे, गुड टीचिंग मेथड, यानी मेथड अच्छा होना चाहिए पढ़ाने का। ये नहीं कि बस आओ ए सर जी, ए बच्चों पढ़ो, आज क्या पढ़ना है, हम कल कहाँ पढ़ाए थे, पढ़ो निकालो किताब। तो कहीं ना कहीं जो मेथड है ना वो अच्छे से होना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसको बुक को निकालो, जो हमने कल बताया था उससे रिलेट करो, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो ऐसा मेथड होना चाहिए, यानी गुड टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, यानी टीचर को जो पता होना चाहिए कि किस मेथड का प्रयोग करें जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। पेडागोजिकल अप्रोच, यानी शिक्षा शास्त्री उपागम, यानी टीचर को जो है शिक्षा शास्त्री उपागम का जानकारी होना चाहिए, जिससे पेडागोजी से ये होता है बच्चे की भावनाओं को समझ में आता है, बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इन सब की समझ जो होना आवश्यक है। तीसरा है इन्वायरमेंट से संबंधित, यानी इन्वायरमेंट जो भी बहुत प्रभावित करती है अधिगम को। स्कूल का इन्वायरमेंट, अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्कूल का इन्वायरमेंट, अब जहाँ बच्चा है, अगर बगल में स्कूल के बगल में शोर वाला एरिया हो तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, इंटरेस्ट ले ही नहीं पाएगा। तो जो स्कूल हो ऐसा होना चाहिए कि मेन रोड से थोड़ा सा दूर हो, या फैक्ट्री से दूर हो, या शोर वाली जो है जो जगह हो उससे क्या हो, दूर हो। अब स्कूल का एनवायरनमेंट सही रहेगा तो बच्चा सही रूप से सीखेगा, और स्कूल का एनवायरनमेंट गड़बड़ रहेगा तो बच्चा जो है सही रूप से नहीं सीख पाएगा। और जो क्लास का एनवायरनमेंट होता वो भी बहुत प्रभावित करता है। अब क्लास का एनवायरनमेंट अगर सहयोगात्मक है, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चे सीख रहा है, शिक्षण कार्य हो रहा है, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं सवाल लगाने में, बोलने में और समझने में, तो कहीं ना कहीं जो सहयोगात्मक का भाव होना ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। सकारात्मक होना, यानी अगर क्लास का एनवायरनमेंट जो है सकारात्मक नहीं है, यानी नकारात्मक, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। कोई उधर से शोर कर रहा, कोई उधर से कर रहा, कोई उधर से कर रहा, तो कोई बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लास जो है कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, यानी कोलाबोरेटिव होना चाहिए, और सकारात्मक होना, यानी को ऑपरेटिव ऑपरेशन होना चाहिए। फैमिली का इन्वायरमेंट भी अधिगम को प्रभावित करता है। अब बच्चा कितना भी पढ़ के स्कूल से आए, कितने भी बढ़िया कॉलेज में पढ़े, आए घर पे तो उसका मम्मी पापा हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, उसके मम्मी पापा डिस्टर्ब आपस में रहते हैं, तो बच्चा कभी भी इस चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी अधिगम को जो है प्रभावित करता है। अब कोई बच्चा स्कूल से पढ़ के घर आए, अब घर में भी मम्मी पापा पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों को पढ़ाने लगे तो वो बच्चा कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा जो है तेज हो जाएगा, यानी अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है पॉइंट है, सभी पॉइंट को एक एक पॉइंट को देखना है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों, स्किल्स और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। यानी जो है स्कूल में अधिगम में सहभागिता द्वारा जो कौशल यानी स्किल्स है और ज्ञान का अर्जन है उस पर अधिक बल देना चाहिए, यानी सहयोगात्मक रूप से सीखने का पर बल देना चाहिए। कहीं ना कहीं कौशल के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ज्ञान का अर्जन कराना है मुख्य रूप से उसका कार्य हो पा रहा कि नहीं उसको ध्यान देना है। सार सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इनकरेजिंग करना चाहिए। यानी अगर जो है अधिगम हो रहा है और उसमें कोई समस्या आ जा रही है तो उस समस्या को हल करने के लिए विविध तरीकों से विचार करना चाहिए। उस समस्या को हल करने के लिए
कई सारे रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसको बच्चे इस तरफ से हल कर सकते हैं, इसको इस तरफ से हल कर सकते हैं। डिमोटिवेट कभी नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। आगे, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित जो है हो। यानी अगर कोई भी चीज हो, अकेले सीख रहे हो, यानी स्वरूप से सीख रहे हो, जबरदस्ती नहीं सीख रहे हो, मन से सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वह जो सार्थक होता है और प्रभावशाली होता है। जैसे अगर बच्चे को कोई काम दे दिया जाए, वह अपने से बच्चा उस काम को करे, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज को और अच्छे से क्या करेगा, सीखेगा। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं। सार्थक अधिगम क्या होता है? तो सार्थक अधिगम में जो है समालोचनात्मक सोच, यानी समालोचना सोच होनी चाहिए, यानी हर चीज के प्रति हर प्रकार से सोच होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे करें, कैसे ना करें। समस्या समाधान, यानी अगर ये समस्या आ गई तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इस पर आधारित होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, अगर एनसीएफ 2005 पढ़ाएंगे वहाँ भी जो है जो है लर्निंग बाय डूइंग पर जो है बहुत ही जो है बल दिया गया है। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना जो है, अपने आप में जो भी चीज़ें सीखा जाता है वह कहीं ना कहीं जो है हमेशा के लिए हो जाता है, सदा के लिए हो जाता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यानी जो अधिगम होता है, अधिगम में कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी जो क्या करना है, महत्वपूर्ण होता है, उसको जरूर शामिल करना चाहिए। आगे, यह एक लक्ष्य उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। यानी जो अधिगम है कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। अब आम भाषा में अगर समाज में देखेंगे, पढ़ने का मतलब जॉब पाना है। हालांकि पढ़ने का मतलब केवल जॉब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई से मतलब ये हो जाता है कहीं ना कहीं समाज में रहना, सामाजिक चीज़ों को करना, ये सब चीज़ें जो है समझ में आ जाता है। पढ़ना का मतलब केवल जो है नौकरी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। अनलर्निंग भी एक लर्निंग का एक पार्ट है। अगर कुछ नहीं सीख रहे हो फिर भी सीखने का पार्ट है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। आगे देखते हैं अधिगम वक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ये इसमें। अधिगम वक्र से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव तथा क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इस डिफिनेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ये डिफिनेशन भी जो है कई बार प्रश्न में जो है पूछे गए हैं। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता, अधिकता एवं शून्य की स्थिति को व्यक्त की जाती है। यानी वक्र से पता चलता है कि अधिगम शून्य हो रहा या अधिगम अधिकतम हो रहा या अधिकतम जो अधिगम न्यूनतम हो रहा। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। तो अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। पहला क्या है? सरल रेखी वक्र। क्या है? सरल रेखी वक्र यानी स्ट्रेट लाइन ऑफ कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, यानी सीखने की गति और अभ्यास, और ये एक सीधी रेखा है, तो इसमें क्या होता है, सीखने की गति जो है एक समान होती है। यानी कोई भी बालक जिस क्लास में बढ़ रहा उस हिसाब से वो चीज़ों को सीख रहा है, तो यह क्या होते हैं? सरल रेखी वक्र होता है। एक होता है उन्नतोदर वक्र यानी एलिवेशन कर्व्स। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। यह क्या होता है? उन्नतोदर वक्र। यानी ऐसे अधिगम जब एक बार बहुत उच्च तक जाते हैं फिर उसके बाद डाउन हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने दोस्तों को देखेंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो शुरू में पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उनको ऐसी हवा लगी कि उनका जो अधिगम वक्र डाउन हो गया। तो ये वाला अधिगम वक्र क्या कहलाता है? उन्नतोदर वक्र कहलाता है। एक होता है नतोदर वक्र। क्या है?
नतोदर वक्र यानी कॉन्क्रेव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। नतोदर अधिगम वक्र में क्या होता है, जैसे कोई बालक है, पहले वह बहुत कम पढ़ने लिखने में था, यानी 1-2 क्लास में वो बहुत कम जानता था, पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन उसका विकास धीरे धीरे जो है उसके विकास अधिगम में तिरुपना आई, यानी उसके विकास में जो वृद्धि होती चली गई। तो ये वाला क्या होता है, नतोदर अधिगम वक्र, यानी पहले कम जान अधिगम होना, फिर बाद में धीरे धीरे अधिगम की वृद्धि होते चले जाना, यही क्या है, नतोदर अधिगम वक्र है। एक होता है मिश्रित अधिगम पठार, मिश्रित अधिगम वक्र, ये क्या होता है, तो इसमें शुरू में अधिगम तेज या धीमी हो और अंत में भी अधिगम तेज या धीमी हो, दोनों तरह से हो सकती है। यह क्या कहलाती है, मिश्रित अधिगम वक्र, यानी कभी तेज हो कभी धीमी हो, कभी तेज कभी धीमी, यानी दोनों प्रकार के जो है वक्र पाए जाते हैं, वो नतोदर और नतोदर। तो इसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अधिगम वक्र। आगे देखेंगे अधिगम पठार, क्या देखेंगे, अधिगम पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। लर्निंग प्लेट्यू, तो अधिगम पठार हमें इसमें जो है सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नत होती है और ना ही अवनत होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति क्या होती है, 0 होती है, यानी जब कोई बालक पहले सीख रहा था फिर उसी पर रुक गया, ना वो कम सीख रहा ना वो ज़्यादा सीख रहा, तो इसी को क्या कहा जाता है, अधिगम पठार कहा जाता है। यानी इसमें इसमें जो है सीखने की गति क्या है, शून्य है, ना माइनस है ना प्लस है, तो ये क्या कहलाता है, अधिगम पठार। आगे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चला रहे थे, बाइक चलाने लगे, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलेगा साइकिल चलाने में, बाइक चलाने में। तो यानी एक चीज को करने के बाद दूसरे चीज में फायदा हो या नुकसान, यानी प्रभावित करे, अब वो पॉजिटिव रूप से करे या निगेटिव रूप से करे, तो उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। आगे देखेंगे स्थानांतरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग। 2 प्रकार से होता है, एक धनात्मक होता है, 3 प्रकार से होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण, इसमें क्या होता है, जब एक चीज सीखने के बाद दूसरे चीज सीखने पर फायदा करे, यानी उससे फायदा मिले, जैसे तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम हिंदी को पढ़ के हिंदी हमें अच्छी तरह आती है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़ने में जो हमको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जब जो है एक चीज़ सीखने के बाद दूसरा चीज़ सीखने में कोई फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम पेडागोजी को पढ़ रहे हैं और बाद में इंग्लिश को पढ़ते हैं, किसको, इंग्लिश को पढ़ते हैं, क्या कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। एक होता है शून्य स्थानांतरण, यानी ऐसा स्थानांतरण जिसमें एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित ना करे, तो यहाँ पर क्या होता है, शून्य स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं और ट्रक चलाने लगे, तो इसमें ना कोई फायदा होगा ना कोई हानि होगी। तो साइकिल चलाते हुए या ट्रक चलाते हुए इसमें एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, तो ना इसमें फायदा होगा ना ही हानि होगी, तो यह क्या होगा, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अधिगम के बारे में हम सारे चीज को कवर किए, अधिगम पठार, अधिगम वक्र, अधिगम से संबंधित टीचर के उद्देश्य, अधिगम में प्रभावित करने वाले बालक की रुचियां, अधिगम क्या है, ये सभी हर एक पॉइंट जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
हर एक लाइन को ध्यान से रखना है। कहीं ना कहीं एग्जाम से जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में करीब 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न तो पेडागोजी से मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न हर लैंग्वेज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 5-6 प्रश्न से भी ज़्यादा जो आप सभी को इसमें पॉइंट मिल सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अधिगम के बारे में। बात होगी इस पर, यानी लर्निंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट के लिए। यहाँ से 4 से 5 नंबर आप सभी को जो है देखने को मिलेंगे। इसका हमने कॉन्सेप्ट भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही लर्निंग अधिगम नाम से होगा। और आज हम इसमें PYQ को देखेंगे कि जितने जो है सीटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, यानी सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसमें लिए गए हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा बनेगा, लेकिन इसको एक बार देख लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी एक आप सभी से मतलब बातें हैं कि इसको देखने से पहले अगर लर्निंग वीडियो को देख कर आएँ तो कहीं ना कहीं एकदम टेंशन ही नहीं रहेगा। तो इसको तो देखना ही है, लेकिन इससे पहले अधिगम चैप्टर को देख लें। मैंने कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड किया, उसमें जो सारा चीज़ समझा है अधिगम के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला क्या है, अभ्यास द्वारा सीखना अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन है। तो यह किसका है, तो व्यवहार का है। किसका है, व्यवहार का है। क्यों, सीखना तब तक नहीं होता है जब तक कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ना करें। जैसे अगर रास्ते से जा रहे हैं और ठोकर लग गई, मान लेते एक बार ठोकर लगी, फिर दोबारा जा रहे हैं तो पैर उठा के जाएंगे तब तो सीखना हुआ। अगर पैर उठा के नहीं गए, फिर ठोकर लगी, ऐसे ठोकर जितनी बार जा रहे ठोकर लग रही है लग रही है, तो यानी आपके अंदर कोई भी जो है अधिगम नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना। एक कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इनडायरेक्ट में बातें वही है कि मतलब अगर किसी भी अधिगम को तभी माना जाएगा जब उसके द्वारा जो अस्थायी परिवर्तन हो। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। तो सिंपल सी बात, वही लाइन हमेशा मिल रही है, व्यवहार में परिवर्तन। यानी व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं करते हो तब तक अधिगम नहीं होगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, संशोधन है। संशोधन मतलब वही परिवर्तन है। आगे, निखार जो है आता है किससे, तो पेपर सॉल्यूशन करने से। बाकी कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद जो है प्रैक्टिस करना जो है जरूरी होता है, क्योंकि तभी निखार आता है फेयर लवली वगैरह से नहीं। निखार किससे आता है, तो प्रैक्टिस से आता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो सीखना कहलाता है। वही बातें हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, क्या है, सीखना है क्या, व्यवहार में परिवर्तन सही है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम सही है। अब रास्ते से जा रहे थे, ठोकर लगी, तो सोचे यहाँ से अब हमको पैर उठा के चलना चाहिए। तो अनुभव काम किया और उसका परिणाम भी मिला, जब उठा के चले तो पैर में ठोकर नहीं लगी। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। हाँ, पैर जो घिसराते हुए चल रहे थे ठोकर लग रही थी, और पैर अब उठा के चल रहे हैं तो कोई ठोकर नहीं लग रहा। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सिंपल सी बात, क्या है, व्यवहार में परिमार्जन। क्या अब क्वेश्चन भूलेगा, नहीं भूलेगा। मतलब अभ्यास से मतलब अधिगम से जितने भी क्वेश्चन पठार पर्वत मतलब जो कुछ भी बनते हैं सारे इसमें तुम्हें मिलेंगे। और इसके एक पहले जो वीडियो कॉन्सेप्ट वाला बना है उसको देख के जरूर इसको तब देखना। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, वही बातें
सीखना कहलाता है। आगे, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है? नहीं, व्यवहार का अध्ययन नहीं है। व्यवहार का अस्थाई परिवर्तन सीखना क्या है? अस्थाई परिवर्तन सीखना, जबकि अधिगम सीखना नहीं है। अनअधिगम भी सीखने का हिस्सा है, सही है। ये थोड़ी कि हर चीज़ जो सीखा ही जाता है। कुछ ना कुछ बच्चे बहुत सारी चीज़ देखते हैं, नहीं सीखते हैं। रास्ते में बहुत सारी चीज़ देखते हैं, नहीं सीखते हैं। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सही है। सीख के ही लाइफ में जो है आगे बढ़ा जा सकता है। सीख कर ही लाइफ में जो है अपनी बुलंदियों को छुआ जा सकता है। तो यह एक प्रक्रिया है और व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये दोनों की क्या है? मध्यस्थता है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, सही है। कोई ना कोई जब तक अनुभव नहीं रहेगा तब तक उसे सीखेंगे ही नहीं। जैसे बच्चा अगर सीखा नहीं रहता तो आग में उंगली डाल देता है, लेकिन जब जल जाता है तो अनुभव हो जाता है कि अगर हम इसमें उंगली डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे, तो वह फिर दोबारा जो उसमें उंगली नहीं डालता है। आगे, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग अधिगम है, क्या है? तो परतंत्र चर है, क्या है? परतंत्र चर है, क्योंकि जो है अभ्यास जो है अधिगम को प्रभाव के लिए प्रयोग पर अधिगम होगा, इसको डायरेक्ट याद रखना, परतंत्र चर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम को एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। कितनी बार प्रश्न पूछा गया। तो अधिगम क्या है? वही सिंपल सी बात, व्यवहार में परिवर्तन लाना, अस्थायी परिवर्तन लाना, जो भी हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये लग रहा एमपी टेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो डी ऑप्शन देखेंगे। अपने विचारों, अनुभव, अध्ययन इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन क्या सत्य है? अधिगम क्या है? व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, यानी अस्थायी परिवर्तन है। जैसे स्किनर महोदय क्या बोले हैं अधिगम के बारे में कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यानी अधिगम करोगे तो कहीं ना कहीं जो है अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन लाओगे। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यानी सिंपल सी बात है, व्यवहारिक रूप से जा रहे थे, ठोकर लगी, पैर ऊपरा के सोचे कि अब चले ठोकर नहीं लगेगी, तो व्यवहारिक में है और इससे हमने सीखा। तो यही क्या है? किसने कहा? जेपी गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। आगे, समानतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन किस पर है? तो अभ्यास और अनुभव पर। अगर अभ्यास करते रहोगे कोई ना कोई त्रुटि मिलेगी तो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, और अनुभव से भी, जैसे ठोकर लगी थी तो अनुभव से यहाँ प्राप्त किए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके कारण जो है होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है? तो अभ्यास को। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, क्या है? तो शिक्षा में योगदान व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी में। तो अधिगम के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है तो पढ़ते आए हैं, नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं भी सीख, सही है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को समायोजित कर लेते हैं, जैसे ठोकर लगी थी तो पैर ऊपर करके गए तो कहीं ना कहीं समायोजन भी किए। तो उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता, ये बताना है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये अधिगम नहीं है। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ये तो सही है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी सही है। अगर जब भी किसी को शिक्षा दी जानी चाहिए तो पहले उनका जो पूर्व ज्ञान है उससे इसको रिलेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कि बहन नहीं इज द करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो कौन सा है? शारीरिक दंड, ये थोड़ी है। तो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये तो बात सही है। अगर सहयोग करके किसी को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, हाँ, जैसे मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, इसी बीच में अगर मैं पूछते रहूँगा तो कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं और हमें अपने जो है अध्ययन प्रक्रिया में कैसे परिवर्तन लाना है, ये चीज़ें हैं। निरंतर तुलनात्मक, कहीं अगर तुलनात्मक शब्द दिख जाए, सिग्रेशन शब्द दिख जाए, तो देखते ही कट मारेंगे। तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न चुन चुन के लाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें अधिगम को प्रभावित कौन सा कारक करते हैं, ये बताना है। तो विद्यार्थी की अभिरुचि, हाँ सही है। अगर बच्चा रुचि लेगा ही नहीं पढ़ने में, अधिगम करने में, तो कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। विद्यार्थी का सांवेगिक विकास, सांवेगिक स्वास्थ्य में, ये भी सही है कि जो विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य होता है उसमें भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो कोई भी अधिगम नहीं कर पाएगा। शिक्षा, सॉरी दोस्तों, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, यानी शिक्षा शास्त्र की जो पेडागॉजी की जो है नीति है, वो भी पूरा प्रभाव डालती है। क्योंकि शिक्षण जो है शास्त्रीय रणनीतियों से ही पता चलता है कि बच्चे की जो कैपेसिटी कितनी है, इसको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, बालक को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो ये भी जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चा जिस समाज में रहेगा, जिस संस्कृति में रहेगा, बच्चा उसी प्रकार का जो है बिहेव करेगा, उसी प्रकार से सीखेगा। अब अगर अच्छे परिवार से है तो अच्छे से सीखेगा, अगर जो है थोड़ा सा नॉर्मल परिवार से तो नॉर्मल से सीखेगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जैसे विद्यार्थी की अभिरुचि, स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थी सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप, शिक्षक का विषय ज्ञान। अब शिक्षक कोई पढ़ाने वाला है, उसको विषय का ज्ञान है ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ा पाएगा? बच्चा रुचि नहीं लेगा, वो भी रुचि नहीं लेगा। विद्यार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, हाँ ये भी पूरा प्रभाव डालता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देगा। बल की बात करें तो काट देंगे। बालकों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा चालक पक्षों का विकास, ये सही ऑप्शन है। इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ये जो है गलत है, एकाधिकार नहीं करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय तो बालक को करना ही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता नहीं बताना है। तो अधिगम का अवलोकन जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जो अवलोकन नहीं किया जा सकता है। जबकि अधिगम में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, सही है। अब सभी लोग अधिगम कर रहे हो, कहीं ना कहीं सीटेट पास करने के लिए कर रहे हैं, तो अधिगम की लक्ष्य है कि नहीं? और कहीं ना कहीं अगर सीटेट को पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ ही रहा है, तो ये लक्ष्य अभिवृद्धि है। और सीखना का परिभाषा ही अगर जब तक जो है अस्थायी परिवर्तन नहीं होता तब तक सीखना नहीं होता। तो इसमें नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव की बहन जो है नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की समान विशेषताएं हैं, इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे सभी लोग। एक नंबर यहाँ से क्या ऊपर आया है, अधिगम अभिवृद्धि है, सही है, मतलब ये विशेषता है। अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्य प्रक्रिया है,
अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकशील व सृजनशील है। विवेकपूर्ण व सृजनशील है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। तो ये सभी जो है अधिगम है ह्यूकम एवं सिम्पसन के अनुसार। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो अधिगम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति नहीं, अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति, ये सब जो है अधिगम के द्वारा होता है। तो यही ऑप्शन गलत है। तो गलत की बहन जो है गलत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी को पता है स्वानुभव यानी आपकी कैसा अनुभव है ये भी प्रभावित करता है। स्वचिंतन यानी उस चीज के बारे में कैसा सोचते हो ये भी प्रभावित करता है। स्वक्रिया यानी अधिगम में किस प्रकार से क्रिया अपनी करते हो, प्रतिक्रिया कैसी करती हो, ये भी प्रभावित करता है। तो उपयुक्त सभी हो इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब अधिगम का अर्थ जो कई प्रकार से हो सकता है। स्वयं के अनुभव से भी अधिगम होता है, स्वचिंतन से भी अधिगम होता है, स्वक्रिया यानी करके भी, लर्निंग बाय डूइंग करके भी सीखते हैं, निर्देशन द्वारा यानी कोई बताए वहाँ मत जाओ नहीं तो भूत रहता है तो उससे भी अधिगम होता, नहीं जाएंगे, परामर्श द्वारा यानी इन सभी के द्वारा जो है सीखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो इसका शिक्षक हो जाएगा। कौन सा? शिक्षक। जबकि अधिगम करता है, प्रेरक है, आंतरिक अवस्था, ये सभी है। लेकिन शिक्षक जो है यह कोई आवश्यक घटक नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए स्वयं से भी सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोग स्वयं से सीखते हैं। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है अधिगम को प्रदर्शित करता है? अब अधिगम को कौन सा उदाहरण प्रदर्शित करता है ये बताना है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये कोई अधिगम को नहीं प्रभावित करता, मतलब जो है कोई नहीं दिखाता। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना नहीं। चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, यही सही इसका है। क्योंकि अधिगम का सिंपल सा मतलब क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। आगे, निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? यानी किस पर जो है आर्थिक स्तर का पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सीखने की क्षमता पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सीखना क्या है? मानसिक एवं व्यवहारिक प्रक्रिया है। यानी कैसे जैसा मस्तिष्क रहेगा वैसा वो जो है बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो सीखने के लिए अनुबंधन, अनुकरण, रटकर रटना तो है ही नहीं, अनुकरण करके सीखते तो हैं, अनुबंधन से भी सीखते हैं, लेकिन सीखने के लिए प्रमुख क्या? अर्थ निर्माण। अब तुम्हें कोई भी भाषा बताई जाए जिसका पता नहीं, चाहे चुप चाहे बोलता रहे, इसका अर्थ पता नहीं, क्या सीखोगे? नहीं सीखोगे। तो कहीं ना कहीं जो है सीखना तभी होगा जब अर्थ निर्माण हो, यानी उसका अर्थ पता हो। अब चाइना की कोई भाषा अगर बोले तो कुछ सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यानी इसमें से कौन सा कथन जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, अगर एकमात्र शब्द दिख जाए तो देखते ही काट देना है। तो इसमें निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव की बहन निगेटिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है, जन्म से लेकर कब्र तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, ये भी सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका जो नहीं पूछा था, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ विशेषताएं दी गई हैं। सीखने की प्रक्रिया के निम्न विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सही है। सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता रहता है, जो अभी हमने बताया जन्म से लेकर कब्र तक चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस एक से शिशु की अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो स्कूल का बस्ता से कोई मतलब नहीं है, चाहे बस्ता छोटा रहे भारी रहे कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वही से प्रभावित करता है। अनुकरण करके, ये भी सही है। अभिप्रेरणा से, पुरस्कार से, यानी बच्चों को अगर कहा जाए तुम एक काम करके आओ पुरस्कार मिलेगा, बच्चा खूब बढ़िया से करके आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो है निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये आनुवांशिकता तो प्रभावित करती है, वातावरण भी प्रभावित करता है, प्रशिक्षण और शिक्षण भी प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीयता को जो है प्रभावित नहीं करती। तो इसका नहीं पूछा है, तो नहीं का जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, समायोजन की क्षमता, ये सभी जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना क्या है? तो बार बार सीखे हो, क्या है? सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करता है, प्रभावित होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम। एक गैगने महोदय हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि टेट के लिए हैं, सी टेट के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, ये क्रम याद रखना। इनका जो भी आज तक प्रश्न बना है इसी से बना है। सबसे पहला का है संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, उसके बाद क्या है समस्या समाधान अधिगम। एक क्रम याद रखना। आगे देखते हैं। अब वही चीजें, इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो है क्या है यूपी टेट के में क्वेश्चन आते हैं। क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो अधिगम का क्षेत्र कौन सा होता है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता है, जबकि आध्यात्मिक जो इसका कोई नहीं होता है। तो नहीं की बहन नहीं इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है, प्रश्न पूछा है। पारस्परिक अनुकूलन, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो गैगनिक महोदय यही पूछा जाता है, टेट में पूछा जाता है, सीटेट में नहीं पूछा आता है ये प्रश्न। व्यवहार का करना पक्ष कैसा होता है? तो सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र से, इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने का क्षेत्र है कैसा? तो अभी हमने देखा था संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसमें जो है कौन सा होगा, भावात्मक। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने, ये तो टेट का क्वेश्चन है, गेने महोदय किस में आते हैं, टेट में आते हैं। अब क्वेश्चन हम देखेंगे अधिगम के वक्र तथा पठार से, यहाँ से भी 1 नंबर पूछे जाते हैं। क्या है, जब शिक्षार्थियों को एक समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया गया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र कैसा होगा, बेहतर होगा। कहीं ना कहीं अगर कोई समस्या दी जाएगी तो उस समस्या का सॉल्यूशन हल जरूर ढूंढेंगे, और हल और सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं सीखने की क्रिया तेज होगी और हम जो है ज़्यादा सीखेंगे। तो इसका जो है कैसा होगा, बेहतर होगा, यानी इस प्रकार का वक्र बनेगा। आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, अधिगम का पठार है, वही तो कह रहा हूँ, एक बार अधिगम वाला मेरा चैप्टर देख लेना, उसके बाद दुनिया कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है अधिगम से। अधिगम का पठार क्या है? तो यह जो है अधिगम का में अवरुद्ध वर्धन है। तो पठार क्या कहलाता है, यानी जब अधिगम हो ही ना, यानी जैसे तैसे बना रहे, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, क्या है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, तो अनुकरण है। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो कंठस्थीकरण ये कोई अर्थ नहीं है। अगर कहीं भी शब्द रटना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण ये शब्द कहीं दिख जाए ना, देखते ही कट मार देना। इसमें नहीं पूछा है तो निगेटिव की बहन, निगेटिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है अधिगम अभ्यास द्वारा होता है, निर्देश द्वारा होता है, संचालन द्वारा होता है, अन्वेषण द्वारा भी अधिगम होता है, पारस्परिक क्रिया भी द्वारा जो अधिगम होता है। आगे देखेंगे, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। तो इसका आंसर विविध प्रकार से शिक्षक के भाषण द्वारा या प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके। तो इसमें जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालक जो है इन सभी प्रकार से क्या करते हैं, सीखते हैं। नियंत्रित करवाना ही नहीं, शिक्षक का शब्द देखते ही कट मार देना, उपयुक्त में से कोई है ही नहीं। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। तो अनुकरण करना होता है। तो सबसे पहले बातों को क्या करते हो, अनुकरण करते हो, तब कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हो। आगे, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, स्कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, क्योंकि ये प्रश्न पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है इससे जो है प्रश्न सीटेट में जरूर बन रहे हैं। इसको मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। स्कैनिंग, की रीडिंग, री रीडिंग, स्कमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल ये बन चुका है। तो किसी तालिका या कोश में से शब्दावलियों तथा संदर्भों को चिन्हित करने हेतु इसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जांच क्या कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है। जैसे अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसमें अखबार पढ़ते हो, अखबार की जो मोटी हेडिंग होती है, अगर उसको धीरे खाली सरसरी निगाह से देख लेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है, तो यही क्या कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है। और अगर सरसरी निगाह से अखबार का पूरा पेज देख रहे हो, पूरा पेज, पूरा सरसरी निगाह से बहुत तेजी से पढ़ रहे हो, वह स्किमिंग कहलाती है। लेकिन अगर इसको दोबारा आराम से समझ समझ के पढ़ते हैं, उसको री रीडिंग कहलाती है। इस चीज को ध्यान रखना। आजकल इससे एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, हालांकि हम भाषा में पढ़ाएंगे जब हिंदी की पेडागॉजी पढ़ाएंगे तब। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? तो अनुकरण है, सभी को पता है, अनुकरण करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो कई प्रकार से सीखता है। कैसे कैसे? पुस्तकों को पढ़कर भी सीखता है, अखबार पढ़कर, अनुकरण करके, समस्या को हल करके, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, इन सभी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, बच्चा सीखता है। अब रास्ते में जा रहे हो, बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ नहीं गाड़ी खड़ा करना है, तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, फलाने स्कूल ये दिखा। तो कहीं ना कहीं हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आगे, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? केवल शब्द दिख जाए तो देखते ही कट मार देंगे। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो सही ऑप्शन लग रहा है। और भी इसके ऑप्शन देखते हैं। बच्चा अनेकों प्रकार से सीखते हैं। अच्छा, इसमें निगेटिव पूछा है क्या? नहीं, ये तो सही है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर। अच्छा, ये थोड़ा सा नहीं, ये तो ठीक था। बच्चे बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न में, अच्छा निगेटिव पूछा है, तभी तो हम कह रहे हैं इसमें नहीं शब्द है, तो ये केवल शब्द निगेटिव होता है। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है जो है कि निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव की बहन निगेटिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी तो हम कह रहे, लग रहा दूसरा तीसरा सब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को
अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे? नहीं। अरे कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे? बाध्य करना ही नहीं है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? नहीं, मातृभाषा में बोलने से कभी रोकना ही नहीं है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, लेकिन सीटेट के लिए जो है सीटेट के लिए नहीं, यूपी टेट में पूछे जाते एबिंगहास महोदय। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत करता है? तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा। अब आपको ही कोई भी चीज बार बार पढ़ाया जाए, वही एक ही चीज बार बार पढ़ाया जाए, क्या बातें अच्छी लगेगी? नहीं लगी। कहीं ना कहीं उसको हमेशा सिखाने में अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? अब अधिगम वक्र के जितने भी पार्ट हैं, अधिगम पठार, सब कुछ उस कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर किया है। इसमें कौन सा नहीं, ये बताना। नतोदर होता है, मिश्रित होता है, उन्नतोदर होता है, जबकि लंबवत कोई जो है अधिगम वक्र नहीं होता है। तो नहीं पूछा तो नहीं की बहन नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, इस जो है समान निष्पादन वक्र से कहते हैं, यानी यहाँ पे अधिगम जो है तेजी से केवल बढ़ रहा है। एक होता है उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, इसमें जो है पहले तो बच्चे का अधिगम तेज से हुआ, लेकिन फिर क्या करने लगा, घटने लगा बच्चे का अधिगम। आगे एक होता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं अधिगम जो है बढ़ते रहता है। ये एक होता है मिश्रित वक्र, यानी जो है कभी बच्चे की अधिगम तेजी होगा, कभी कम होगा, कभी तेज होगा, यानी सर्पिलाकार भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इसमें पठार का कारण पूछा है तो नहीं है। विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, ये तो है, जैसा मोटिवेशन रहेगा वैसा अधिगम होगा। शारीरिक सीमा, ये भी सही है, जैसा स्वास्थ्य रहेगा वैसे ही रहेगा। ज्ञान की सीमा, ये भी सही है। अब छोटा सा बालक उसको बड़ी नॉलेज देंगे तो नहीं सीख पाएगा। विद्यालय का असहयोग, ये जो है इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है अपने हिसाब से सीखता है। अब जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, क्या वो कुछ नहीं सीखता? सीखता है। तो इसका नहीं पूछा है तो नहीं की बहन नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, क्यों बनता है? परिपक्वता के कारण, थकान के कारण। तो पठार बोला है यानी शिक्षा नहीं ग्रहण हो, तो यानी थकान के कारण। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उन्नतोदर वक्र कहते हैं, यानी पहले जो कर्व बढ़ा फिर उसके बाद डाउन हो गया, ये वाला है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे दंडित, अगर दंड शब्द कहीं दिख जाए यानी बच्चों को दंडित करना ही नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा तो निगेटिव की बहन जो है निगेटिव सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले से विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को की स्वाभाविक प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। अगर किसी को भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते जो बच्चा थक गया तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक क्रिया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए, तब इसको क्या करिए, पढ़ाइए, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सीखने का वक्र, यह क्या है? तो सीखने की प्रगति के सूचक है। यानी बालक जो है अगर अधिगम को सीख ही रहा तो ये वाला बनेगा। पहले अधिगम तेज था, फिर डाउन होगा तो ये बन जाएगा। और इस प्रकार से, और बच्चा जो है सीख रहा और नहीं सीख रहा है तो ये वाला बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है सीखने के वक्र क्या करते हैं जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो सिंपल इसको क्या कहा जाता है? सीखने का पठार कहा जाता है। इसका डायग्राम जो है ऐसे पैरेलल बनता है, यानी ना कोई कमी हो रही है ना ही कोई ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार वही बातें आ गई, किसको दर्शाता है? तो स्वतः पुनः प्राप्ति को शब्द दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? अब नहीं पूछा यानी नेगेटिव बताना है। तो अगर केवल शब्द भाई दिख गए तो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव की नेगेटिव बहन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या है? तो शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस विभिन्नता के कारण है? तो अधिगम शैली की, अब कोई कोई बालक होता है वह ग्रुप में पढ़ना चाहता है, चिल्लाकर पढ़ना चाहता है, एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़ना चाहता है। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अकेले पढ़ना चाहते हैं, शांत पढ़ना चाहते हैं, अकेले में सीखना चाहते हैं। तो इसमें जो है सबकी अपनी अपनी शैली होती है, कौन किस प्रकार से सीखना चाहता है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता है? ये बताना है। तो अनुक्रमिक सोच क्या है? अनुक्रमिक सोच, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास जो है किस डॉट 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 प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है? तो गति संवेदी होती है। अब कभी कभी देखे होंगे आपके साथ ही कोई दोस्त यार ऐसा होगा जो सबको हमेशा परेशान करता रहता है, लेकिन उसको सीख जो है वह क्लास में पूरा तेज रहता है, तर्रार रहता है, बहुत तगड़ा रहता है। तो उसकी अपनी शैली है, कैसी है? गति संवेदी शैली है। तो उसको बुरा नहीं मानना, उसको समझा बुझा के आराम से रखना है, लेकिन मारना नहीं है। क्योंकि जो तेज बालक हो तो कहीं ना कहीं बदमाशी करते रहते हैं। ये किस कारण होता है? तो उनके अंदर गति संवेदी जो है प्रकार की सीखने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो चाक्षुष, तथ्यात्मक, संग्रहण, स्पर्श संबंधी। तो चाक्षुष है, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग देख करके सीखते हैं, कुछ चीजें सुनकर सीखते हैं। तो देखकर और सुनकर ये दो प्रकार से सीखते हैं। अब इसमें चार एनसीएफ 2005 खुद ही जो है चार अधिगम की शैली बताया है। कौन कौन सा? LSRW यानी लिस्टनिंग, स्पीकिंग जो है यानी देखकर, सुनकर, बोलकर, लिखकर। दो से हम लोग ग्रहण करते हैं और दो से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसमें बोला है सीखने की शैली का, तो चाक्षुष हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। ये तो सही बात है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। संबोधित यहाँ थोड़ा सा बोला तो कंफ्यूजन है। विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में और शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों, तो कहीं ना कहीं उसके सामाजिक जो है
स्तर को पहचानने में मदद करती है, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सी हमने बताया ना, सी जो है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ठीक है। कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल का हस्तांतरण बोला है, तो कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर साइकिल चलाते हैं तो बाइक आसानी से चला लेंगे, कार चलाते हैं तो थोड़ा ट्रक चलाने में आसानी रहेगी। तो ये होता अभी ये सब जो है अधिगम, हस्तांतरण, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, ये सब हमने उसमें कवर किया, तो वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय को हल करने में करता है, तो यह क्या है? तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक स्थानांतरण है। यानी एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में उसका हेल्प मिले, वह कौन सा स्थानांतरण होगा? सकारात्मक होगा। जैसे अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, फायदा मिलेगा, तो सकारात्मक स्थानांतरण होता है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य स्थानांतरण मतलब क्या होता है? यानी जब हम कोई साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाने के बाद अगर ट्रक चलाएंगे, क्या कोई हेल्प मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या उसको कोई निगेटिव भी पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण, अधिगम। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने पेडागोजी सीडीपी पढ़ी, और सीडीपी के बाद अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, क्या इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बल्कि हानि ही होगी। सीडीपी के अल्बर्ट बंडूरा, थार्डाइक, जिन पियाजे, ये सब दिमाग में आएंगे और इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है? नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इन सब का कंप्लीट मैंने उस वीडियो में बताया पूरा फुल, वहां से आप सभी लोग देख लेना। क्योंकि वहाँ से यहाँ इस वीडियो से मतलब इन दोनों को से वीडियो को देखने पर 5 नंबर कम से कम जो है मिलेंगे। वहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं गुणन के सवाल कर रहा है और पूर्व वाले ज्ञान को वह इसमें प्रयोग कर रहा है। तो अगर पूर्व ज्ञान को कोई भी चीज जो है, कोई व्यक्ति, बालक इसमें प्रयोग करता है, उसको ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। क्या है? पूर्व ज्ञान का प्रयोग किसी जो चीज को करने में अगर हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि गुणन, यहाँ पे क्या है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का प्रयोग किसी अन्य प्रकार के अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में करता है, तो इसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको भी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने। अब यहाँ पे निगेटिव पूछा, क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है। तो कहीं ना कहीं रटना बात दिया, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, किससे रखता है? तो अधिगम स्थानांतरण से रखता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इसमें क्या बात है कि एक काम तो कर रहा लेकिन दूसरे में कोई प्रभावित नहीं करता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सीखने यानी सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना,
क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अब ये 3-4 प्रकार से होते हैं। एक धनात्मक होता है, यानी पहला सीखा हुआ दूसरे में फायदा करे तो धनात्मक हस्तांतरण होगा। और पहला वाला पढ़ने, जैसे इसमें हिंदी पढ़ने के बाद संस्कृत पढ़ेंगे तो फायदा करेगा। सीडीपी पढ़ने के बाद इंग्लिश पढ़ेंगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान करेगा। तो यहाँ निगेटिव यानी नकारात्मक स्थानांतरण होगा। अब साइकिल चला रहे हो, ट्रक चलाने जा रहे हो, तो क्या ये कोई फायदा करेगा? ना ही फायदा करेगा ना ही नुकसान करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शून्य स्थानांतरण होगा। अब पीछे की बहुत सारी कार्यक्रम जो है नॉलेज किसी अन्य गुणन गणित करने में सहायता करे तो वहां पर ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण चित्र प्रशिक्षण किसको मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? ये अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ये बताना है। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सब अधिगम से संबंधित, जबकि ड्राइव रिडक्शन का संबंध जो है मोटिवेशन से है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सकारात्मक कहेंगे, यानी एक चीज दूसरे चीज को सीखने में फायदा करता तो कौन सा होगा? सकारात्मक होगा। जैसे अगर हिंदी को पढ़े हो फिर संस्कृत को पढ़ना तो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। जैसे कोई कोई बालक को देखोगे वो बाएं हाथ से भी लिखता है दाएं हाथ से भी लिखता है। हालांकि इसका ये आंसर नहीं, इसका ये सुनिए। कोई व्यक्ति बाएं दाएं हाथ से सारा काम करता था, लेकिन किसी कारणवश जो है उसका दायां हाथ कट गया। मान लेते हैं ट्रेन से कट गया या कुछ हो गया, कट गया, तो बाएं दाएं हाथ का सारा काम बाएं हाथ से करने लगेगा धीरे धीरे। जब बाएं हाथ से करने लगे उसी को क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान लेना। अधिगम से प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिगम पठार से पूछे जाते हैं, अधिगम वक्र से पूछे जाते हैं, अधिगम स्थानांतरण से पूछे जाते हैं, और सारे को मिला करके पूछे यानी यहाँ से 4-5 नंबर जो आप सभी को सीटेट में मिलेगा। आगे देखते हैं, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है क्या? तो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यह परिभाषा ही है। अब सीखने का स्थानांतरण कई प्रकार से होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, द्विपार्श्विक सब होता है। आगे देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? ये फुट जो है पूछा है। हालांकि जो माइंड में भी ये होता है कि जो है कैसे होता है, तो ये माइंड से ही संबंधित है। तो स्पीयर मैन ने दिया है। मैंने एक ट्रिक बताया है, एक विनय था जो 2 स्पीयर मैन के साथ रहता था, तो वीडियो वहाँ पे हमने अपलोड किए हैं, ग्रुप में है, मतलब इस चैनल पर है, वहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो इसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते हुए व्यक्ति से ट्रक चलवाया जाए तो कोई फायदा नहीं करेगा ना ही नुकसान करेगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो इसमें तो सकारात्मक होगा। ए ऊर्ध्व यानी पहले ज्ञान का प्रयोग जो दूसरे ज्ञान में करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण होगा, क्योंकि इसमें सकारात्मक ऑप्शन में नहीं है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सभी सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो अग्रोन्मुखी अवरोध हो जाएगा क्योंकि वह सीख नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं अवरोध कर रहा है। तो ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा, अब वो ऑप्शन में नहीं है, तो अग्रोन्मुखी क्या होगा? अवरोध होगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है? तो इसका डी ऑप्शन होगा, स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, कौन सा ये बताना है। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, हाँ है। स्किनर के क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत है। प्रबलन सिद्धांत है। तो इसका जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप सभी को हमने जो है SOR थ्योरी और बाकी थ्योरी जो थार्डाइक ये सभी हमने पढ़ाए हैं, वहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेना।